उसकी पेशानी से लेकर पूरे शरीर तक एक तेज दर्द फैल गया। किसी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका माथा ठंडी सख्त संगमरमर की फर्श से टकरा गया। सलीना रिडल ने आंखें खोली तो उसकी नज़र धुंधली थी और भीतर एक अजीब सी शत्रुता उठी। तभी एक आदमी की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसमें नफरत साफ झलक रही थी। सलीना, क्यों नहीं मर जाती तुम? फिर एक औरत की घबराई हुई डांट सुनाई दी। डोमिनिक, तुम पागल हो। ये सब क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और नौजवान मालिक को हटाओ वहां से। 2 बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए और जबरदस्ती उस आदमी को खींचकर अलग किया, जो सलीना के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। एक मध्यम उम्र की औरत घबराई हुई आई और सलीना के कमजोर शरीर को संभाला। उसके चेहरे और सिर से बहते खून को देखकर उसकी आवाज कांप गई। सलीना, तुम ठीक हो? सलीना का मानसिक संतुलन टूटने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसकी ठंडी गहरी आंखें चारों ओर घूमी और अगले ही पल उसकी आंखों में खालीपन छा गया। शानदार होटल, फूल और रिबन से सजी जगह, आसपास फुसफुसाते लोग। ये जगह कहाँ है? उसने नीचे देखा तो पाया कि उसने सफेद दुल्हन का गाउन पहना हुआ है और दिल पर जैसे खून के धब्बे लगे हों। दिल बेकाबू हो उठा। वो शादी कर रही थी। ये सब क्या हो रहा था? आदमी ने उसे नफरत से घूरा, उसकी आंखों में अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। उसने तस्वीरों का एक पुलिंदा उसके सामने फेंका और घृणा से कहा, तुम कितने मर्दों के साथ घूम चुकी हो, और इस राज को छिपाने के लिए तुमने अपनी बहन को मारने तक की कोशिश की। तुम इतनी नीच हो कि मैंने कसम खाई है, कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। उसने दूल्हे की छाती से लगी सफेद लिली की सजावट नोचकर जमीन पर फेंक दी और बेपरवाही से मुड़कर चला गया। वो औरत बेचैन होकर उसके पीछे दौड़ी। डोमिनिक, हरामखोर, रुक जाओ। सलीना ने जाते हुए आदमी की पीठ देखी और दिल में तेज दर्द उठा। तभी अनजान यादें और एहसास उसके भीतर उमड़ पड़े। चेहरा सफेद पड़ गया, भौहें सिकुड़ गईं, और जैसे ही डोमिनिक वॉल्सन की परछाई पूरी तरह ओझल हुई, उसके दिमाग में धमाका हुआ और अनगिनत यादें उमड़ आईं। सलीना का शरीर बेजान हो गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। एक अराजक सपनों की दुनिया में अनगिनत जवान चेहरे खून से सने हुए थे। वो अपनी बीमार और टूटी देह के साथ अंधकार में भाग रही थी, लड़ रही थी और अपने साथियों को एक एक कर गिरते देख रही थी। मिस्सी, भागो। मिस्सी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मिस्सी, वापस जाओ और हमारा बदला लो। बिस्तर पर लेटी औरत ने आंखें खोलीं। छत की ओर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं और एक आंसू गाल पर बह निकला। उसे आखिरकार याद आया कि वो यहाँ कैसे पहुंची। हाँ, वो मर चुकी थी। सलीना रिडल, जो युद्धभूमि की सर्वोच्च सेनापति थी, विश्वासघात की शिकार होकर मारी गई थी। उसने लाशों के पहाड़ और खून की नदियों को पार किया था। दुश्मनों की पछतावे भरी निगाहों के सामने उसने अपनी तलवार दिल में घोंप दी थी। और उसी दिन से इस दुनिया में वो गौरवशाली, सुंदर मिस रिडल नहीं रही। लेकिन किसी दूर देश क्रीफिया में एक और सलीना रिडल जन्म ले चुकी थी। अर्धचेतना में उसने जैसे भगवान की आवाज़ सुनी, अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो क्या तुम फिर से करना चाहोगी? और उसने जवाब दिया था, हाँ, मुझे चाहिए। मैं अपने साथियों के पास लौटूंगी। सलीना ने आंखें बंद की और अपने भावनाओं को संभाला। अब उसके दिमाग में दूसरी सलीना रिडल की यादें भी थीं। शादी की रात, दूल्हे से मिलने दौड़ती हुई, लेकिन उसकी बहन लिया रिडल ने रास्ता रोका। लिया ने घिनौनी तस्वीरें उसके सामने रखीं। सलीना घबराकर उन्हें पकड़ने पहुंची, लेकिन लिया सीढ़ियों से लुढ़क गई और चीखने लगी। तस्वीरें बिखर गईं, सब में सलीना किसी और आदमी के साथ खड़ी थी। भीड़ के सामने दूल्हे ने शादी तोड़ दी, उसके हाथ झटक दिए। सलीना का सिर जमीन से टकराया और खून फैल गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वो उस लड़की के शरीर में थी। दोनों की यादें धीरे धीरे एक हो गईं। सलीना ने पलकें झपकाईं, वो जिंदा थी। अब वो जिएगी, अपने साथियों को घर ले जाएगी और खून का हिसाब चुकाएगी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभी तक नहीं जगी, 2 दिन हो गए हैं, कहीं मर तो नहीं गई। मरनी ही चाहिए। उसने इतने लोगों को धोखा दिया, मास्टर डोमिनिक को बेवकूफ़ बनाया, बहन को मारने की कोशिश की। ऐसी औरत को जीने का हक नहीं। हाय अफसोस, इतने बड़े कांड के बाद भी कोई उसे देखने नहीं आया। ऊपर वीआईपी वार्ड में लिया के पास हर रोज भीड़ है। रिडल परिवार से लेकर डोमिनिक तक सब उसकी देखभाल कर रहे हैं। आखिरकार उसने जीत ही लिया। कौन पागल उसे देखने आएगा? न वो खूबसूरत है, न नेक। मैं तो चाहता हूँ जल्द मर जाए, वरना पता नहीं हमें यहाँ कब तक पहरा देना होगा। बात करते करते नर्सों की नज़र दरवाजे पर खड़ी एक पतली सी आकृति पर पड़ी। वो नीले अस्पताल के गाउन में थी, लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा, लाल होंठ और माथे पर बंधा पट्टा। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे भूत। वो बिना हिले उन्हें घूर रही थी। दोनों नर्सें चीख उठीं। सलीना ने उन्हें देखा और कहा, मुझे मेकअप हटाने का सामान चाहिए और कुछ नए कपड़े और जूते। नर्सों ने उसकी नज़र से बचते हुए सिर हिलाया। सलीना हल्का मुस्कुराई, उसका उदास चेहरा अचानक चमक उठा। मैं नहीं मरूंगी। दोनों नर्सों के बदन पर पसीना आ गया। मेरी माँ की वसीयत ने मुझे रिडल परिवार का 20% हिस्सा दिया है, तो चाहे मेरे पास कुछ भी न रहे, मैं अब भी अमीर हूँ। नर्सें दंग रह गईं। 20% शेयर, ये तो बेहिसाब दौलत थी। क्या वॉल्सन परिवार को इसका पता है? चाहे मिस रिडल कितनी भी गिरी हो, वो अब भी एक रईस बेटी है। और ऐसे लोगों के लिए आम लोगों की जिंदगी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। नर्सें पसीने पसीने हो गईं और बोलीं, माफ़ कीजिए मिस रिडल, हमें आपका बुरा नहीं कहना चाहिए था। कृपया बुरा मत मानिए, हम अभी जाकर आपके लिए सब ले आते हैं। नर्स के बोलते ही उसने उस नर्स को, जिसने अभी सलीना को मरने की बद्दुआ दी थी, खींचा और दोनों वहां से भाग गईं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि सामान ला दिया गया। सलीना शीशे के सामने खड़ी थी। उसने गीले कॉटन पैड से चेहरा पोंछा, मोटी परत वाला फाउंडेशन और गहरी लिपस्टिक मिटाई। कभी एंजी ने उसे कहा था कि डोमिनिक को चंचल और बोल्ड औरतें पसंद हैं। तब से यह नासमझ लड़की रोज भारी मेकअप करने लगी और अपने उम्र व व्यक्तित्व से मेल न खाने वाले कपड़े पहनने लगी। इसी वजह से उसे सेलिब्रिटी सर्कल में सबसे बदसूरत लड़की का नाम मिल गया। आईने में अपना असली चेहरा देखते ही सलीना ठिठक गई। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, न ही कोई खास भाव, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफनाक खूबसूरती से चमक रही थीं। सलीना को हैरान करने वाली चीज उसकी यह अद्भुत सुंदरता नहीं थी, बल्कि यह चेहरा था जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। सिर्फ नाम ही नहीं, शक्ल भी दोनों की एक जैसी थी। सलीना ने पलकों को झुकाकर हल्की मुस्कान दी। अब जब वो लौटेगी तो सफाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईने में खुद को देखते हुए उसकी भौहें हल्के से उठी और होंठों से निकला, सलीना, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। वो उसका शरीर ले चुकी थी, तो अब इस मासूम लड़की के लिए न्याय पाना उसका कर्तव्य था, जिसे व्यर्थ और निर्दोषी मार डाला गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हरामी, क्या तुम मुझे पागल करने पर तुले हो? जानते हो सलीना की मां की मौत से पहले उसने उसे रिडल परिवार के 20% शेयर छोड़े थे। अगर वो पैसा मिल जाता तो हमारा वॉल्सन परिवार अगले स्तर पर पहुंच जाता। ये खबर सुनकर मिसेस वॉल्सन का दिल जैसे टूट गया, इतना करीब और फिर भी पैसा हाथ से निकल गया। डोमिनिक, जिसने शानदार सूट पहन रखा था और ऊंचे तबके की शान बिखेर रहा था, ये सुनकर ठंडा पड़ गया। माँ, आपको ये खबर कहाँ से मिली? सलीना ने खुद कहा है, झूठ कैसे होगा? मिसेस वॉल्सन ने ठंडी हंसी हंसी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सलीना रिडल परिवार की पहली यंग मैडम है। उसकी माँ भी एक बड़ी खानदान से थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सलीना के लिए कुछ छोड़ा ना हो? लेकिन तुमने पब्लिक में शादी तोड़कर मेरी नाक कटा दी। सच में, मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। गुस्से से कांपते हुए उसने सीने पर हाथ मारा और सलीना के वार्ड की ओर इशारा किया।
अभी जाओ और चाहे बहला फुसलाकर, लेकिन उससे शादी का लाइसेंस ले आओ। डोमिनिक ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कहा था, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसेस वॉल्सन गरजी, लेकिन सलीना का बदसूरत चेहरा याद आते ही उसका लहजा थोड़ा मुलायम हो गया। डोमिनिक, मुझे पता है तुम लिया को पसंद करते हो, लेकिन ये 20% शेयर हैं, और अगर मेहनत की जाए तो रिडल परिवार के सबसे बड़े शेयरहोल्डर भी बन सकते हो। डोमिनिक के लिए यह बेहद कठिन स्थिति थी। एक ऐसी औरत से शादी करना जिसकी इज्जत और परवरिश दोनों संदिग्ध थीं, ये सोचकर ही उसे घिन आई। फिर उसने पहले ही कसम खाई थी कि वो उससे शादी नहीं करेगा। अब जाकर लाइसेंस लेता तो क्या खुद का मजाक नहीं उड़वाता? मिसेस वॉल्सन ने और जोर देकर कहा, जरा सोचो, अगर रिडल के 20% शेयर मिल जाएं तो वॉल्सन और रिडल परिवार का विलय ओलिम्पस ग्रुप को पछाड़कर क्रिफिया का सबसे बड़ा कारोबारी साम्राज्य बन सकता है, और शायद राजधानी तक पहुंच जाए। इतने बड़े फायदे के लिए क्या तुम थोड़ी देर के लिए लिया को समझा नहीं सकते? डोमिनिक की आंखें सिकुड़ी। माँ, आपका मतलब क्या है? मिसेस वॉल्सन ने अपने कंधों पर पड़ा शॉल ठीक किया और कहा, तारानकन, आज के ज़माने में शादी और तलाक आम बात है। शादी के बाद अगर तुम सलीना को हाथ भी न लगाओ, तो भी वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगी। हमारी इज्जत बचाने के लिए शादी की खबर पब्लिक नहीं होगी, तो ये तुम्हारे कल वाले शब्दों के खिलाफ भी नहीं जाएगा। वो तुम पर जान छिड़कती है। बस तुम थोड़े मीठे शब्द बोल दो, तो वो खुद ही 20% शेयर तुम्हें सौंप देगी। और जब शेयर तुम्हारे हाथ में होंगे और सलीना की कोई अहमियत नहीं बचेगी तो उसके साथ जो करना चाहो कर लेना। तारानकन, योजक चिन्ह। बगीचे में एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी सलीना आराम से धूप सेक रही थी। नीले आसमान और सफेद बादलों को देखते हुए उसने राहत की सांस ली। एक नस दौड़ती हुई आई और हाथ में पकड़ा सामान बढ़ाया। मिस, ये लीजिए। अचानक हुई आवाज से डोमिनिक और मिसेस वॉल्सन चौंक गए और उनकी नज़र बेंच पर बैठी आकृति पर पड़ी। लंबे बाल, सफेद रेशमी ड्रेस, सिर पर सनहैट जिसकी छाया से चेहरा छिपा हुआ था। सिर्फ उसकी ठुड्डी दिख रही थी, नाजुक और साफ सुथरी। चेहरा भले न दिख रहा हो, लेकिन उसकी शांति और सादगी से भी शाही आभा झलक रही थी। उसके पास वाली सीट पर कई ड्रिंक्स रखी थीं, यानी वो काफी देर से वहां बैठी थी। वॉल्सन माँ बेटे के लिए यह कोई शोभनीय स्थिति नहीं थी, इसलिए उन्होंने और गौर नहीं किया और जाने लगे। लेकिन जाने से पहले डोमिनिक ने जाने क्यों एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा, वो औरत नस से कुचले रही थी, वो पहचान पत्र था। लगता है शादी का लाइसेंस लेने आई है। ये सोचकर ही डोमिनिक के दिल में एक अजीब सा बेचैनी उठी। उसने भौहें सिकोड़ ली, कुछ पल सोचा, फिर आखिरी बार देखा और चला गया। मिस रिडल, आप इस कार्ड से क्या करने वाली हैं? नज़ ने उत्सुकता से पूछा। सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें गहरी थीं। शादी करने। योजक चिन्ह। शाम 5 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने सलीना बेंच पर बैठी थी और आते जाते लोगों को देख रही थी। उसकी मां ने सचमुच उसके लिए रिडल परिवार के 20% शेयर छोड़े थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का हक उसे तभी मिलता जब वो शादीशुदा हो। उसकी मौजूदा हालत में जल्दी शादी करना ही सबसे आसान और कारगर तरीका था। आखिरकार उसे अपने घर लौटना था। क्रीफिया में दिमाग खपाने का कोई मतलब नहीं था। उसे अपने शादी के सर्टिफिकेट पर लिखे नाम से कोई मोह भी नहीं था। आखिरकार ये सलीना पहले वाली सलीना नहीं थी। जब सब पूरा हो जाएगा तो वो उस आदमी को नुकसान की भरपाई कर देगी, चाहे उसे क्रिफिया की सारी संपत्ति क्यों न सौंपनी पड़े, बस शर्त ये होगी कि वो सहयोग करे। उस दिन माहौल अच्छा नहीं था। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जितने आए थे, उनमें से ज्यादातर तलाक लेने वाले थे। बहुत कम लोगों को शादी का लाइसेंस मिला। सलीना उनींदी सी बैठी रही, मगर कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। शाम 5:50 पर सारे नवविवाहित जोड़े और तलाकशुदा भी जा चुके थे।
सलीना ने बेंच से उठते हुए सोचा अब निकलना चाहिए, तभी उसकी नज़र सामने से आते एक लंबे और पतले कद वाले शख्स पर पड़ी। वो ठिठक गई, उसकी आंखों में अनायास आश्चर्य चमक उठा। यह एक आदमी था जो पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। सलीना उसके रूप का सही वर्णन नहीं कर पाई, क्योंकि उसका हर हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो खुद भगवान ने तराशा हो, एक अजीब सी आकर्षक और मोहक आभा से भरा हुआ। वह कह नहीं सकती थी कि कौन सी बात सुंदर है, लेकिन हर जगह नज़र डालो तो सब अच्छा लगता था। उस समय उसकी गरिमा भरी आभा ने पूरे माहौल को दबा दिया, मानो जमीन ने अपनी चमक खो दी हो। उसकी गहरी काली आंखें, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी मोहक थीं। सलीना उसकी खूबसूरती, आभा और उसके शरीर की महक से चकित थी। ध्यान से सोचने पर याद आया कि क्रिफिया में इस आदमी के बारे में कभी कोई अफवाह नहीं सुनी थी। वह कौन है? यंग मास्टर, मिस कॉलिंस ने आपके बारे में बुरी अफवाहें सुन ली हैं और शादी से भाग गई हैं। आदमी का नाजुक चेहरा भावहीन था, उसकी आवाज़ कानों को बेहद सुकून देने वाली। 3 मिनट में जाओ और सड़क से कोई साफ सुथरी औरत उठा लाओ। सलीना, औरत? क्या कोई भी चलेगी? वह तो उससे भी कम चुजी है। सलीना ने उसे एक पल तक घूरा और फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, सर, क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें? उसने अपना ID कार्ड और पैसे उठाए, मेरी तरफ से। आदमी ने उसकी ओर देखा और उसकी साफ काली आंखों से नजरें मिलाईं। तुम्हारा नाम? उसकी आवाज में एक गहरी ताकत थी। सलीना हल्के से मुस्कुराई, सलीना रिडल। आदमी की ठंडी आंखों में मानो एक अजीब सी रोशनी चमकी, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके बगल में खड़े सहायक ने सलीना की ओर हैरानी से देखा, आंखों में नाराजगी झलक रही थी। सलीना रिडल, वही रिडल परिवार की बेटी, जिसे उसके मंगेतर ने उसकी गंदी निजी जिंदगी की वजह से सबके सामने ठुकरा दिया था। इतनी बदनाम औरत, जिसे एक आदमी ने ठुकरा दिया, वह अब उनके यंग मास्टर से शादी की मांग कर रही थी। उसे अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। सहायक का चेहरा बेहद अप्रसन्न था। वह कुछ कहने ही वाला था कि आदमी ने हल्की नज़र डाली। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने पसीने पसीने होकर सिर झुका लिया। आदमी की नज़रें सलीना पर टिकी, शाही और खोजी भाव से भरी हुईं। सलीना ने सोचा कि वह फायदे नुकसान तोल रहा है, इसलिए आत्मविश्वास से बोली, आपको पत्नी चाहिए, मुझे पति। हमारी शादी दोनों के लिए फायदेमंद है। शादी के बाद मैं पूरी तरह आपका साथ दूंगी, और जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप भी चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल तो उसे बस शादीशुदा होने का दर्जा चाहिए था, ताकि 20% शेयर इस्तेमाल कर सके। लेकिन भविष्य अनिश्चित था और तैयारी रखना ही बेहतर था। आदमी उसकी बातों से संतुष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसकी नाराजगी दब गई। उसकी पतली होंठों से निकला, मेरा नाम ऑस्वाल्डो एंडरसन है। सलीना खिलखिलाकर मुस्कुराई, मैं याद रखूंगी। ऑस्वाल्डो ने हाथ आगे बढ़ाया, चलो। सलीना समझ गई कि उसने उसकी बात मान ली है। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और दोनों साथ साथ चलते हुए सिविल अफेयर्स ब्यूरो में दाखिल हुए, ठीक उसके बंद होने से 1 मिनट पहले। आधे घंटे बाद सलीना ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट लिया और अपने पति की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की हल्की सी शान और आराम के बीच उसने अपनी गोद में रखे लाल लाइसेंसों को देखा और हैरानी हुई कि इतनी जल्दी उसने किसी से शादी कर ली। योजना तो थी, लेकिन शादीशुदा औरत बनना फिर भी उसे अवास्तविक लग रहा था। पूरी दोपहर बाहर इंतजार करते हुए उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसने सर्टिफिकेट संभालकर आंखें मूंद लीं। ऑस्वाल्डो की नज़रें उसकी ओर गईं। सलीना ने महसूस किया और उनींदी आवाज़ में कहा, मैंने कभी किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाए और जल्द ही उन घटिया अफवाहों को साफ कर दूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। वो समझ रही थी कि वो उसकी बदनामी को लेकर चिंतित है। आखिर क्रिफिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी नकारात्मक छवि से अनजान हो। मूर्ख, बदसूरत, घमंडी, जहरीली, मास्टर डोमिनिक के पीछे भागने वाली। खासतौर पर जब उसके मंगेतर ने शादी में ही रिश्ता तोड़ दिया, तब उसकी बदनामी पूरे क्रिफिया में फैल गई। ऑस्वाल्डो की गहरी आंखों में नाराजगी थी,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना कोट उतारा और उसे उड़ा दिया। उसकी आवाज में हल्की नरमी थी, अच्छे से सो जाओ। सलीना ने कोट को थाम लिया, जिसमें अभी भी उसके शरीर की गर्माहट और खुशबू थी। उसने उसे उड़ लिया और आलसी बिल्ली की तरह सोफे पर लेट गई। गाड़ी एक शानदार किले में जा रुकी। ऑस्वाल्डो ने सलीना को उठाकर किले में प्रवेश किया। वह यंग मास्टर, जो कभी किसी औरत के करीब नहीं गया था, आज अपनी बाहों में औरत उठाकर लौटा था। नौकर सब दंग रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऑस्वाल्डो के सामने फुसफुसाएं। ऑस्वाल्डो ने सलीना को कमरे में पहुंचाकर बिस्तर पर रखा, उसके जूते उतारे, चादर उड़ाए और कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। दरवाजे पर बूढ़ा बटलर खड़ा था, खुशी से झलकता हुआ। यंग मास्टर, यंग मैडम को क्या पसंद है? मैं अभी आदेश दूं। ऑस्वाल्डो की आंखों में एक अंधेरी चमक कौंधी। गाड़ी में उसने अपने सहायक की दी हुई सलीना की सारी पुरानी जानकारी पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि वह चुलबुली और भड़कीली चीजें पसंद करती है। लेकिन जब उसने खुद उसे देखा, तो वह सफ़ेद सादी ड्रेस में, साफ और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ थी, उसके प्रोफाइल से बिल्कुल अलग। बटलर ने कहा, मैंने कुछ कमरे खाली करवाए हैं, यंग मैडम के लिए क्लोक रूम बनाएंगे। वह जवान है, प्यारी, सरल, अलग अलग स्टाइल के कपड़े और गहने रखवाऊंगा, जिससे वह अपनी पसंद चुन सके। ऑस्वाल्डो की आंखों में रहस्यमयी भाव उभरे और उसने अचानक एक रंग कहा, ब्लू। बटलर चौंक गया, सोचा शायद सलीना ने बताया होगा। वह मुस्कुराया, ठीक है, मैं अभी क्रीफिया से सारे नीले कपड़े मंगवाता हूँ। ऑस्वाल्डो एक पल को ठिठका, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं झलका। नीचे जाते जाते उसने कहा, एक स्टडी भी तैयार करो। बटलर खुशी खुशी चला गया। ऑस्वाल्डो लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर फोन मिलाने लगा। दूसरी ओर से एक आलसी हंसी भरी आवाज आई, बधाई हो, आखिरकार शादी कर ली। मिस कॉलिंस कैसी है? सुना है बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें पसंद न भी हो तो बर्दाश्त करना, उसे मत खोना, वरना मुझे तुम्हारे लिए फिर से औरत ढूंढनी पड़ेगी। लूक, उसकी गहरी आंखों में हल्की खुशी झलकी, मुझे एक अच्छी औरत मिली है। उसकी आवाज में उत्साह सुनकर लूक जॉर्डन इतना चौंक गया कि लगभग अपनी जीभ काट बैठा। कौन? कहीं वो मिस कॉलिंस तो नहीं? नहीं, तो फिर कौन है? एक पल की चुप्पी। लूक, क्या सच में? वो उसका नाम भी नहीं बताएगा। ऑस्वाल्डो के औरतों के प्रति रवैये के हिसाब से किसी लड़की का पसंद आना बहुत ही दुर्लभ था। लूक ने कहा, जब तक तुम्हें पसंद है, चाहे वो कोई भी हो, मैं तुरंत उसे तुम्हारी पत्नी बनाकर वापस ले आऊंगा। इस आदमी को अगर कोई पसंद आ जाए, तो उसे अब समलैंगिकता से भी फर्क नहीं पड़ता। ऑस्वाल्डो हल्का सा हंसा, वो अभी मेरे बिस्तर पर है। लूक, तो ये वजह है, तभी तो इतना अजीब लग रहा था। एक मर्द होने के नाते वो समझ सकता था। ऑस्वाल्डो ने फिर कहा, मुझे ओलिम्पस ग्रुप का प्रेसिडेंट बना दो। लूक एकदम दंग रह गया, और जब होश आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी और तुम मुझे छुट्टी दे रहे हो। मैं अभी टिकट खरीदकर यहाँ से भागता हूँ। लेकिन ठंडी आवाज़ ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। तुम वाइस प्रेसिडेंट बनोगे? लूक, ये कैसा अजीब मोड़ है। तुम्हें ओलिम्पस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने की ज़रूरत क्यों है? ऑस्वाल्डो की पहचान और स्वभाव को देखते हुए, अगर कोई मसला न होता तो उसे ओलिम्पस ग्रुप में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सबसे बोरिंग काम था, थोड़े पैसे मिलते थे लेकिन मेहनत और झंझट ही थी। ऑस्वाल्डो की आवाज़ धीमी और गहरी थी, ये उसके काम आएगा। उसकी पत्नी की आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। शायद उसी वजह से उसने अचानक शादी की मांग की, क्योंकि उसे चोट पहुंची थी और वो बदला लेना चाहती थी। क्रीफिया में रिडल फैमिली और वॉल्सन फैमिली को कुचलने की ताकत सिर्फ ओलिम्पस ग्रुप के पास थी। लूक, तो ये साफ है कि वो लड़की ही उसके लिए सबसे अहम हो गई है। ऑस्वाल्डो ने अपनी भौहें दबाईं, आवाज़ ठंडी थी। उसकी क्रीफिया में बदनाम रेप्यूटेशन है, तुम उसे बचाना। लूक ने गंभीरता से जवाब दिया। समझ गया। ओलिम्पस ग्रुप में अगर किसी ने उस पर जरा सा भी इल्ज़ाम लगाया,
तो मैं उसे तुरंत क्रीफिया से बाहर फेंक दूंगा। बाहरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिसे ओस्वाल्डो ने पसंद कर लिया, उसकी कैरेक्टर पर मैं कभी शक नहीं कर सकता, वरना शायद उसे पता भी न चले कि वो मरा कैसे। सलीना के अनुभव याद करके ओस्वाल्डो ने और भी ठंडे लहजे में कहा, 3 महीने के अंदर मैं क्रीफिया में रिडल फैमिली और वॉल्सन फैमिली का नाम भी नहीं देखना चाहता। फोन रखने के बाद ओस्वाल्डो चुपचाप कमरे में लौट आया। सलीना तकिए पर सिमटी हुई थी, उसके लंबे काले बाल बिखरे थे, माथे पर हल्की सिलवटें, लेकिन नींद शांत और गहरी थी। बिस्तर के पास खड़े होकर ओस्वाल्डो झुका, उसकी उंगलियां उसके माथे पर बंधे पट्टी को छूते हुए गाल तक आईं और फिर उसके होठों पर रुक गईं। उसने बड़े नर्म अंदाज में उन्हें छुआ। वो झुका और उसकी सांसों के बीच लड़की की खुशबू साफ महसूस की जा सकती थी। नींद में सलीना को जैसे कुछ एहसास हुआ और उसने आंखें खोल दीं। ओस्वाल्डो ने उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से थपथपाया। कुछ नहीं, सो जाओ। सलीना की लंबी पलकें फड़फड़ाईं। उसने कोई बुरी नीयत महसूस नहीं की, बल्कि एक नर्म गर्माहट जैसे सदियों से गायब थी। वो तकिए से लिपटकर बच्चे की तरह उसके पास सिमट गई, हल्की सी मोहब्बत झलकाते हुए दोबारा सो गई। ओस्वाल्डो ने उसके चेहरे को देखा, झुककर उसके माथे पर एक नर्म चुंबन दिया। तुम चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, जैसा भी तुम्हारा अतीत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह जब सलीना उठी, तो कमरे में धूप भर चुकी थी। उसे धुंधला सा याद था कि पिछली रात उसे उठाकर कमरे में लाया गया था, इसलिए ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो इस बात की थी कि वो एक अजनबी मर्द की बाहों में इतनी गहरी नींद सो गई, बिना जरा सा भी डर महसूस किए। उसने अपना माथा दबाया और सोच को झटक कर किनारे कर दिया। बिस्तर से उठकर उसने अलमारी से एक नीली लंबी ड्रेस चुनी, साधारण लेकिन उस पर बेहद खूबसूरत और शालीन। नाश्ता करने के बाद डॉक्टर ने उसके माथे की पट्टी बदली। उसने टोपी पहनी और बाहर जाने को तैयार हुई। इस वक्त ओस्वाल्डो सोफे पर बैठे उसे चुपचाप देख रहे थे। जैसे ही वो जाने लगी, ओस्वाल्डो उठे, उसकी कलाई पकड़कर एक डॉक्यूमेंट थमाया और नर्म आवाज में बोले, शगुन। सलीना एक पल को ठिठकी, फिर कागज खोला। ये ओलिम्पस ग्रुप के शेयर ट्रांसफर का पेपर था। सभी दस्तावेज पूरे थे, बस उसके साइन करने की देर थी और वो ओलिम्पस ग्रुप की नई प्रेसिडेंट बन जाती। ऐसा शगुन क्रीफिया की किसी भी लड़की को पागल कर देता। सलीना क्रीफिया में नहीं पली बड़ी थी, उसने 20 से ज्यादा साल पढ़ाई में बिताए थे, उसे पैसों से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन चूंकि उसकी शादी ओस्वाल्डो से हो चुकी थी, उसने ये शगुन ठुकराया नहीं। और ऊपर से ये आदमी पहले से ही उसकी पिछली जिंदगी की हर सच्चाई जान चुका था। वो इस वक्त बुरी तरह पैसों की तंगी में थी। ओलिम्पस ग्रुप को इतनी आसानी से शगुन के तौर पर दे देना, ये आदमी शायद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था जितना उसने सोचा था। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी अपनी दहेज तैयार करनी है। इतना कहकर उसने आंख मारी और बाहर निकल गई। उसके जाते ही ओस्वाल्डो की आंखें गहरी हो गईं। उसने उसके पतले कदमों को जाते देखा और मन ही मन विदा किया। सलीना जब रिडल फैमिली पहुंची तो देखा मिसेस रिडल मॉली लिया की मां सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। वो फिटिंग ड्रेस पहने थी और 40 की उम्र में भी बेहद शाही और ठाठदार दिख रही थी। उसने सलीना की ड्रेस देखी और उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक पड़ा। नाश्ता किचन में रखा है, अब से तुम किचन में बैठकर खाओगी, ताकि नौकरों को टेबल साफ न करनी पड़े। अपनी सौतेली माँ को निर्दयी मत समझना। तुमने रिडल फैमिली की इतनी बदनामी की है कि वॉल्सन फैमिली को कोई जवाब देना मुश्किल हो गया है। तुम्हारे पापा आधी मौत मर गए हैं गुस्से में। वो तुम्हें घर से निकालना चाहते थे, लेकिन तुम बचपन से मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई हो। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं देख सकती, और न ही तुम्हारे पापा को हर बार गुस्से में देख सकती हूँ। तो अब तुम्हें यही मानना पड़ेगा। अब से लेडी सलीना का खाना सिर्फ किचन में रखा जाएगा, समझे? रिडल फैमिली के नौकर झुककर बोले, जी मैडम। लेडी सलीना को किचन में बैठकर खिलाना।
मतलब उसे घर का जानवर बना देना। सलीना का चेहरा शांत था, ना गुस्सा ना नाराजगी बल्कि हल्की सी मुस्कान। जरूरत नहीं मिसेस रिडल, मैं आज ही घर छोड़ दूंगी, ये कहकर वो ऊपर चली गई। मिसेस रिडल ने गुस्से से कप पटक दिया। रुको वहीं, जब तुम्हारे बड़े अभी नीचे बैठे हैं, तुम ऊपर चली गई। कितनी बदतमीज हो, क्या इतने स्कैंडल के बाद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? ये कहकर वो सलीना के पास पहुंची और उसे मारने हाथ उठाया। सलीना ने झुककर बचा लिया और मिसेस रिडल हवा में ही रह गई। गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया और तभी उसकी नज़र एक जोड़ी ठंडी, गहरी आंखों से टकराई। वो एकदम सहम गई। वे आंखें गहरी काली थीं, बिना किसी रोशनी के, खोखली सी और सीधे मिसेस रिडल पर जमी हुई, ठंडी और चीर देने वाली। मिसेस रिडल का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा, मानो उन आंखों से डर गई हो। सलीना ने एक बेमायनी सी मुस्कान दी और ठंडी आवाज में बोली, जब तुम्हें जानवर बनना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह का इंतज़ाम ज़रूर करूंगी, ताकि तुम्हारा और उनका साथ जिंदगी भर न टूटे। मिसेस रिडल बुरी तरह कांप उठी। उसने अपनी सौतेली बेटी की ओर देखा, जो अचानक उसके लिए एक अजनबी बन चुकी थी। उसके दिल में बेचैनी से भी ज्यादा कुछ और उमड़ रहा था। इसी वक्त लिया रिडल सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ी थी। उसने लंबा नीला गाउन पहन रखा था, हाथ में एक बैग था, मेकअप नफासत से किया हुआ, और जब उसने सलीना का चेहरा देखा, उसकी आंखों में गहरी जलन उभर आई। उसके नक्श सलीना जितने नाजुक नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें मासूमियत से भरी थीं, जिन्हें देखकर कोई भी दया कर बैठता। लिया चमकती मुस्कान के साथ बोली, सिस, क्या तुम्हें मेरा ये पहनावा अच्छा लग रहा है? ये ड्रेस और बैग दोनों शनेल के एक्सक्लूसिव हैं, डोमिनिक ने खास मुझे खुश करने के लिए भेजे हैं। उसकी आंखों में गहरा घमंड झलक रहा था। अफसोस है कि तुम डोमिनिक की पत्नी बनने के इतने करीब थीं, लेकिन उस स्कैंडल के बाद तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। खैर, कोई बात नहीं। भले ही तुम डोमिनिक की पत्नी नहीं बन पाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी जरूर ढूंढ दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर अकेला नहीं रहने दूंगी। लेकिन लिया की खुली डींगे सुनकर भी सलीना का चेहरा निर्विकार रहा। सलीना के भावहीन चेहरे को देखकर, जो पहले की तरह न दर्द दिखा रहा था न मजबूरी, लिया हैरान रह गई। मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने धीमी आवाज में जोड़ा, वैसे सिस, तुम्हारी चोट अब कैसी है? मुझे तो कुछ खास नहीं हुआ था, पर डोमिनिक मुझे अस्पताल लेकर गए, मुझे वीआईपी वार्ड दिलवाया, खुद मेरी देखभाल की, यहाँ तक कि खाने के लिए भी खास डाइट का इंतजाम कराया। जब भी मैं थोड़ी देर बाहर जाती, उन्हें चैन नहीं मिलता था। सलीना ने उसे घूरते हुए अचानक पूछा, आखिर तुमने मुझे कितने में बेचा था? वो स्कैंडल सलीना के जन्मदिन पर हुआ था। उसने पूरे दिन होटल में डोमिनिक का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया क्योंकि लिया बीमार थी। रात देर तक इंतजार करने के बाद भी डोमिनिक नहीं पहुंचे, और उसी वक्त कुछ आदमी जबरन कमरे में घुस आए, जब उसकी दवा असर दिखाने लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी मदद की गुहार को अनसुना कर दिया। हालांकि सलीना किसी तरह बच निकली, लेकिन उसकी भागती हुई तस्वीर खींच ली गई, ऐसे एंगल से कि लोगों की सोच गंदी हो गई। अगर उस दिन किस्मत ने साथ न दिया होता, तो उसका रेप हो जाता, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और मौत से भी बुरा हाल होता। लेकिन आज की हालत भी कोई बेहतर नहीं। जिसे वो चाहती थी, उसने ठुकरा दिया, समाज ने बदनाम कर दिया, और अब तो मानो मर ही चुकी है। बेबस लड़की की जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं था। ये सब बहुत निर्दयी था। लिया ने मुस्कुराकर बोलना ही चाहा था कि तभी घर में डोमिनिक दाखिल हुआ। उसकी शेखी मारती हुई शक्ल अचानक फीकी पड़ गई। उसका चेहरा पल भर में आंसुओं से भर गया, आवाज अपराधबोध और ग्लानि से कांप रही थी। उसने सलीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। माफ करना सिस, उस दिन मेरी गलती थी। मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था, मुझे डोमिनिक को परेशान नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे जन्मदिन पर मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं कभी नहीं
सलीना ने भौहें चढ़ाईं और उसका हाथ झटक दिया। यही हाथ असली सलीना को हर बार पिटाई, ताने और नफरत दिलाता रहा था। सलीना की बदनामी का कारण भी यही हाथ था। उसने पूरी ताकत से इसे झटका। आवाज इतनी तेज थी कि सुनकर भी चोट लग जाए। लिया का हाथ लाल हो गया और वह दर्द से चीख पड़ी, आंसू बेकाबू होकर बह निकले। तभी सलीना के पीछे से दो गुस्से से भरी आवाजें गूंजीं। लिया, लिया, मिसेस रिडल और डोमिनिक दौड़ते हुए आए। लिया के हाथ पर सूजन और लाल निशान देखकर मिसेस रिडल की आंखें लाल हो गईं। उसने सलीना को घूरा और जोरदार तमाचा जड़ दिया। निकृष्ट औरत, क्या तुझमें जरा भी जमीर नहीं? तेरे बाप ने तुझे उस कांड की वजह से घर से निकालने का फैसला किया था और सिर्फ लिया के गिड़गिड़ाने की वजह से वो मान गए, और तू एहसान फरामोश होकर ऐसे एहसान का बदला देती है। सलीना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मिसेस रिडल के लंबे नाखून ने उसके गाल को काट दिया। उसने होंठ चाटे, खून का खारा स्वाद आया। वो खून था। मिसेस रिडल का चेहरा विकृत हो गया, आंखों में नफरत भरी थी। दफा हो जा, अभी के अभी निकल जा यहाँ से। डोमिनिक ने लिया का हाथ थाम लिया और सलीना को घूरा, मानो उसे जिंदा निगल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सलीना के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक ठिठक गया। वहां खड़ी लड़की, नाजुक नक्श वाली, हल्के घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे, पतले कंधों के साथ सीधी खड़ी हुई, उसमें एक अजीब सी शाही आभा झलक रही थी। ये सलीना। डोमिनिक सन रह गया। जब सलीना उसके पीछे पीछे भागती थी तो वह गहरे मेकअप में रहती थी। उसने लगभग भूल ही गया था कि सलीना का असली चेहरा कैसा है। उसे देखकर हैरान रह गया कि बिना मेकअप वह इतनी खूबसूरत होगी। ये देखकर लिया का दिल जल उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उसने दबे स्वर में शिकायत भरे लहजे में कहा, मॉम, डोमिनिक, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन का ऐसा इरादा नहीं था। वो तो बस हाल ही की घटनाओं से परेशान है। हमें उसके साथ थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। मिसेस रिडल गुस्से में बोली, लिया, उसे मत बचाओ। हम सबने देखा है, ये औरत सिर्फ खुद में डूबी रहती है और किसी रहम की हकदार नहीं। सलीना ने भौहें उठाईं। 18 साल की उम्र में उसने लिया जैसी औरत कभी नहीं देखी थी। ऊपर से मासूमियत का मुखौटा, अंदर से चालाकी और जहर। वो अपनी हर कमजोरी का इस्तेमाल करती, लोगों को बरगलाकर दूसरों को चोट पहुंचाती। ये औरत जन्मजात अभिनेत्री थी। असल सलीना के साथ उसने यही बार बार किया, खुद को नेक साबित करना और सलीना को निर्दयी दिखाना। नतीजा ये कि मिसेस रिडल को सलीना से नफरत हो गई और उसका मंगेतर डोमिनिक भी उसके खिलाफ बोलने लगा। यही लिया की चाल थी। लेकिन एक दिन वह मासूम लड़की जो बेवजह मर गई, उसके लिए लिया का नकाब जरूर उतरेगा। सलीना को यह नाटक और नहीं देखना था। वह आज यहाँ किसी और मकसद से आई थी। डोमिनिक झुंझलाया, क्योंकि सलीना चुपचाप चली जा रही थी। उसके चेहरे पर न मोह था, न लाड़ जैसा पहले हुआ करता था। सलीना, लिया से माफी मांगो। सलीना ठिठकी, मुड़ी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में व्यंग्य और ठंडापन देखकर डोमिनिक सहम गया। सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखा और थूक सी आवाज में कहा, कमीना और रंडी। एक औरत के तौर पर, एक सम्मानित यंग मैडम, सलीना को बचपन से ऐसे पाला गया था कि वो कभी गंदी भाषा न बोले। लेकिन अब, जब वो क्रीफिया की सलीना थी, तो उसे यह करने की पूरी आज़ादी थी। वो खुलकर गालियां दे सकती थी और यह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। डोमिनिक का चेहरा अचानक सख्त हो गया। लिया का चेहरा और भी ज्यादा सफ़ेद पड़ गया और उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी। वो दुखी होकर डोमिनिक की बाहों में गिर गई और रोते हुए बोली, सिस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माफ करना, सच में मेरा इरादा उन फोटो को उजागर करने का नहीं था। फोटो का जिक्र होते ही डोमिनिक का चेहरा और बिगड़ गया और सलीना की आंखों में फिर से घृणा झलकने लगी। लिया, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ऐसी औरत अपने हालात की खुद ही जिम्मेदार होती है।
सलीना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें जरा भी पछतावा नहीं था। वो ऊपर से नीचे डोमिनिक को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। एक मर्द होकर भी तुम इतनी गिरी हुई औकात तक पहुंच सकते हो। डोमिनिक को अब पूरी तरह से घटिया आदमी कहना भी कम पड़ता था। पहले सलीना उसे इतना चाहती थी कि उसने उसे अपनी जिंदगी का सहारा मान लिया था, लेकिन वही आदमी अपनी रखेल की बेटी के साथ मिलकर उसकी मां को मारने वाली, उसका घर तबाह करने वाली और उसकी जगह छीनने वाली औरत का साथ दे रहा था। उसने न सिर्फ सलीना की इज्जत छीन ली थी, बल्कि उसकी जान भी ले ली थी। अब सलीना ठान चुकी थी डोमिनिक और लिया दोनों से हिसाब बराबर करेगी। डोमिनिक का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। सलीना, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। सलीना हंस दी। हाँ, मैं बेशर्म हूँ, लेकिन मैं खूबसूरत भी हूँ। उस लिया से कहीं ज्यादा, जिसे तुम बाहों में लेकर बैठे हो। उसने लिया की तरफ देखा और चमकदार मुस्कान के साथ घमंड से बोली। उसकी पैदाइश हो या उसका चेहरा, मेरे सामने लिया तो बस जमीन पर पड़ी कचरे की तरह है। लिया का नर्म और मासूम चेहरा अब टिक नहीं पा रहा था। उसने चौकन्नी होकर सलीना को देखा। उसे लग रहा था कि आज उसकी यह बहन कुछ अलग ही लग रही है। उसने लंबे समय तक सलीना को ध्यान से देखा। भले ही उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और बदसूरत मेकअप उतार दिया था, वह सचमुच सलीना ही थी। अगर इस औरत का चेहरा इतना खूबसूरत न होता, तो वह एंजी के साथ मिलकर उसे फंसाने में सफल ही न होती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नाकाम शादी की दावत उसके सामने खड़ी सलीना को पहले से कहीं ज्यादा होशियार बना देगी। सलीना ने उसके मन की बात ताड़ ली और बस एक तिरस्कार भरी हंसी दी। सलीना बेवकूफ नहीं थी, वो शुरू से ही बहुत चतुर लड़की थी। लिया और एंजी उसे इसलिए फंसा पाए क्योंकि सलीना सचमुच डोमिनिक को बहुत चाहती थी। वो वही करती थी जो वह आदमी चाहता था, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। दुर्भाग्य से उस घटिया आदमी ने इतनी अच्छी लड़की को तबाह कर दिया। सलीना ने अपने सीने पर हाथ रखा, अपने दुखते दिल को थोड़ा सहलाया और इन तीनों को एक पल भी और देखना जरूरी नहीं समझा। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। तीनों लोग उसे जाते हुए देखते रह गए, जैसे उसकी नजरों में उनकी कोई अहमियत ही न थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपर जाते ही सलीना अपने कमरे में दाखिल हुई। पिछली मिसेस रिडल की मौत के बाद रिडल परिवार में उसे कभी भी कोई अपनापन नहीं मिला था। उसका कमरा ठंडा और सूना था, जिसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। सलीना ने धीरे से सांस ली और उसके दिल में थोड़ी उदासी जागी। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोली ताकि धूप अंदर आकर ठंडापन मिटा दे। फिर वह डेस्क के पास गई और दराज खोली। सलीना का इस परिवार से कोई लगाव नहीं था। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि पिछली सलीना ने यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छोड़ी थी। उसने सावधानी से खोजा, लेकिन दराज खाली थी। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और बिना वक्त गंवाए वह नीचे चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे ड्राइंग रूम में मिसेस रिडल लिया के हाथों पर दवा लगा रही थी। दोनों माँ बेटी के चेहरे बेहद बिगड़े हुए थे। डोमिनिक एक तरफ बैठा था। भले ही वह लिया से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार अनजाने में ऊपर चली जाती। लिया ने ये देखकर होंठ काटे और सिर झुका लिया। डोमिनिक, मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। डोमिनिक ने नरमी से पूछा, क्या हुआ? लिया ने दुखी होकर सिर झुका लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे पता है कि मेरी माँ और मैंने ही सिस का घर तबाह किया, लेकिन इंसान अपनी पैदाइश नहीं चुन सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी किसी को चोट न पहुंचाती, लेकिन मेरी बहन ने सबके सामने मुझे मिस्ट्रेस की बेटी कह दिया। डोमिनिक ने उसे बाहों में कस लिया और ठंडे स्वर में बोला, उसकी बातों को दिल पर मत लो। लिया ने सलीना की ओर देखा, जो सीढ़ियां उतर रही थी, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आमतौर पर जब सलीना डोमिनिक को उसकी परवाह करते देखती थी तो उसे तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कान बनाती थी ताकि डोमिनिक उससे और नफरत न करे। लिया जानती थी
जब तक वह डोमिनिक को अपने काबू में रखेगी, सेलिना लाख कोशिश करके भी उससे नहीं बच पाएगी। उसे भरोसा था कि डोमिनिक के सहारे वह सेलिना को चोट पहुंचाती रहेगी। वह सेलिना के चेहरे पर दर्द देखने को तैयार थी, लेकिन इस बार वह गलत साबित हुई। सेलिना नीचे आए, न दुखी न टूटी हुई, और उसने डोमिनिक की तरफ देखा तक नहीं। उसकी काली आंखें ठंडी नजरों से लिया को घूर रही थीं, जिनमें दागता हुआ गुस्सा था। लिया अनजाने में पीछे हट गई। आज यह औरत आखिर बदली क्यों हुई थी? वह पहले से कहीं ज्यादा निर्भीक हो गई थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डोमिनिक को भी वह पूरी तरह से घृणा करने लगी थी। डोमिनिक ने कदमों की आहट सुनी और अनजाने में लिया को परे किया और सिर घुमाया। तभी उसने देखा सेलिना उसके करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी नजरें लिया पर जमी थीं और उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। मेरे कमरे की दराज में रखी स्क्रिप्ट अभी के अभी मुझे वापस दो। लिया की आंखों में हल्की चमक आई। वह मुलायम चेहरे के साथ बोली, सिस, तुम किस स्क्रिप्ट की बात कर रही हो? मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं देखी। फिर उसने मिसेस रिडल की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, मॉम, आपने मेरी सिस के कमरे में कोई स्क्रिप्ट देखी? कहीं नानी ने सफाई करते वक्त गुम तो नहीं कर दी? मिसेस रिडल गुस्से से बोली, कौन सी स्क्रिप्ट? ये लड़की हमेशा हर परीक्षा में सबसे पीछे रहती है। कहती है स्क्रिप्ट लिख सकती है, कौन विश्वास करेगा? अपनी चीज खो देती है और इल्जाम तुम पर लगाती है। साफ है, ये तुम्हें बदनाम करना चाहती है। सेलिना ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। ये वही माँ बेटी थी जिन्होंने उसकी माँ को मारा, उसका घर और फियांसे छीना, और अब उसका आखिरी सपना भी छीनना चाहती थीं। लिया ने दिखावटी घबराहट में कहा, मॉम, ऐसा मत कहो। सिस, तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? मैं अभी ढूंढती हूँ। वह आगे बढ़ी और मीठे लहजे में बोली, लेकिन ऐसे कौन से कि डोमिनिक न देख सके। उसने होठों से बिना आवाज निकाले सेलिना से कहा, बिच, तुम्हारी स्क्रिप्ट मैंने ही ली है। क्या कर लोगी? सेलिना ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, इतनी ताकत से कि पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी। लिया को सीधे थप्पड़ मारा गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। लिया, मिसेस रिडल और डोमिनिक तुरंत लिया को उठाने के लिए दौड़े। डोमिनिक का गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने हाथ उठाकर सेलिना के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुट्ठी सेलिना के चेहरे से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गई। सेलिना ने उसे ठंडी और सिहरन भरी नजरों से देखा। उन बर्फ सी साफ आंखों में डोमिनिक ने अचानक अपना ही खून से लथपथ चेहरा देखा। उसे लगा मानो उसका खून जम गया हो, और वह बुरी तरह कांप गया। लिया मिसेस रिडल की बाहों में गिर पड़ी। वह सोच रही थी कि उसे मारने के बाद सेलिना और भी बुरी हालत में नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिया दर्द से कांप रही थी, उसका चेहरा मरोड़ खा रहा था। इससे पहले कि वह अभिनय करने के लिए आवाज निकाल पाती, उसकी थोड़ी को एक ठंडे हाथ ने जबरदस्ती ऊपर उठा दिया। सिर उठाते ही लिया की नज़र सेलिना की काली गहरी आंखों से मिली। लिया, तुमने मेरे पिता छीने, मेरा घर छीना, मेरा फियांसे छीना, ये सब कचरा तुम्हारे पास है। लेकिन सेलिना की आंखों में तेज और ठंडी चमक थी, उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, वो या तो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी या तुम्हें खून से लथपथ टुकड़ों में तोड़ देगी। अगर चोरी करने की हिम्मत है, तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। देखना, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसकी ठंडी आवाज सुनकर लिया सहम गई और कांप उठी। चेहरे के दर्द को सहते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, सिस, तुम्हारी बकवास की भी हद होनी चाहिए। तुम्हारी स्क्रिप्ट गुम है और तुम कहती हो कि मैंने ली है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेलिना ने उसे घृणा से झटक दिया और रुमाल निकालकर अपने हाथ पोंछे। उसकी आंखों में घमंड और ठंडक थी। मुझे सबूत की जरूरत नहीं, लिया। याद रखना, जल्दी या देर से मैं तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल झुकाऊंगी। तुम मेरी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर रोते हुए मुझसे विनती करोगी कि मैं उसे वापस ले लूं। तुम शेमलेस स्कम।
सलीना ने कहा और रुमाल लिया के चेहरे पर फेंक दिया, फिर मुड़कर बाहर निकल गई। सुबह की धूप में उसकी पतली कमर सीधी थी, नीली ड्रेस जमीन तक लटक रही थी, बेहद शालीन। लिया का चेहरा गुस्से से मरोड़ खा गया। उसने सलीना की पीठ पर घूरते हुए नफरत से शरीर कांपाया। घर से बाहर निकलने तक सलीना ने चैन की सांस नहीं ली। भले ही वह असली सलीना ना थी, पर उसे उस दयालु और मासूम लड़की के लिए अफसोस हुआ। उसने दिल से कहा, इस दुनिया में 3 चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारे मुंह का खाना, तुम्हारे दिमाग का ज्ञान और तुम्हारे अपने सपने। इन्हीं कोई नहीं छीन सकता, चाहे कितना भी जोर लगा ले। तुम्हारे पिता और फियांसे गंदे लोग हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा सपना मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगी। ये कहते हुए सलीना कुछ पल ठहरी और भीतर से बेहतर महसूस किया। उसने सिर उठाया, नीली आसमान को देखा और जाने लगी। तभी उसके पास से एक सम्मानजनक आवाज आई, यंग मैडम, प्लीज गेट इन। सलीना ठिठकी, उसने मुड़कर देखा। पता नहीं कब उसके पास एक काले सूट वाला आदमी खड़ा था, सख्त और ठंडे चेहरे के साथ। वह हल्का मुस्कुराई, तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? यंग मास्टर ने आदेश दिया है कि आप चाहे कितनी भी व्यस्त हों, अपना लंच भूलें नहीं। आदमी ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और सम्मानपूर्वक इंतजार करने लगा। सलीना को तभी याद आया कि तकनीकी रूप से अब वह शादीशुदा औरत थी। पति के अनुशासन का अनुभव करना उसके लिए नया था। सलीना हल्की मुस्कान के साथ कार में बैठ गई। कार महल की ओर लौट गई। सलीना जब लौटी तो ऑस्वाल्डो डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। भले ही सलीना का चेहरा सामान्य था, ऑस्वाल्डो तुरंत समझ गया कि वह अच्छे मूड में नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके लिए कुर्सी खींची। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। आगे से अगर मैं देर से आऊं तो तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। ऑस्वाल्डो ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। उसकी पत्नी, जो कहकर गई थी कि घर से कुछ लेने जा रही है, खाली हाथ लौटी। वह निराशा नहीं दिखा रही थी, पर सच में उसे नुकसान हुआ था। सलीना ने उसकी नज़रों को महसूस किया और मुस्कुराई, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं अपना सामान कुछ समय बाद ही ला पाऊंगी। ये कहकर उसने चम्मच उठाया और आराम से सूप पीने लगी। ऑस्वाल्डो ने उसे देखा लेकिन और सवाल नहीं किए। लंच के बाद सलीना आधा घंटा आराम करके नीचे आई तो ऑस्वाल्डो सोफे पर गरिमामय अंदाज में बैठा कुछ पढ़ रहा था। सलीना उसके पास बैठी और मुस्कुराकर बोली, ओलिम्पस ग्रुप की कोई योजना है हाल में टीवी सीरीज बनाने की? ऑस्वाल्डो ने चीजें एक तरफ रखते हुए कहा, तुम स्टार बनना चाहती हो? सलीना ने सिर हिलाया, नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। वो बहुत अच्छी तरह लिखी गई है। अगर ध्यान से शूट की गई तो हिट होगी। पिछली सलीना वाकई एक प्रतिभाशाली औरत थी। दुर्भाग्य से उसने एक घटिया आदमी पर भरोसा किया और अपनी प्रतिभा बर्बाद कर दी। ऑस्वाल्डो ने सलीना की आंखों में गहरी नज़र डाली, तुम अब ओलिम्पस ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। तुम्हें जो करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सलीना कुछ पल चुप रही, फिर हंस दी। वो सुबह मिली ब्राइड प्राइस भूल गई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेज पर पड़ा अखबार देखा, उसी खबर के साथ कि शादी में उसे सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया गया था। उसने सोचा, फिर ऑस्वाल्डो की गहरी आंखों में देखते हुए नर्म स्वर में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने उंगलियों से उसका गाल छुआ और ठोस आवाज में कहा, तुम अब शादीशुदा औरत हो। तुम्हें अपने तथाकथित फियांसे को भूलने का समय आ गया है। मुझे 5 दिन दो। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। 5 दिन बाद सिरिल वॉल्सन के बर्थडे बैंक्वेट पर मैं खुद जाकर एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। हालांकि सलीना को पहले ही अपनी शादी का लाइसेंस मिल चुका था, लेकिन नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो और डोमिनिक अब भी एक अविवाहित जोड़े जैसे ही थे। ये सम्मानित व्यक्ति, सख्ती से कहें तो, अब भी एक तीसरा व्यक्ति ही था। सलीना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत से परेशान नहीं होने दूंगी।
बहुत कम लोग सलीना की बदनामी को नज़रअंदाज कर शादी का लाइसेंस लेने की हिम्मत करते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे अपनी गलतियों की वजह से किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। ऑस्वाल्डो ने उसके साफ शब्द सुने तो उसकी उंगलियां रुक गईं। उसकी पत्नी तो साफ तौर पर इस शादी को एक सौदे की तरह ले रही थी, या फिर रिडल और वॉल्सन परिवार से बदला लेने का एक हथियार मान रही थी। लेकिन क्या सच में यही उसका मकसद था? क्रीफिया की सबसे बड़ी चैरिटी ऑक्शन साइट पर सलीना दूसरी मंजिल के वीआईपी रूम में बैठकर नीचे का नज़ारा बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। पिछले 20 सालों में उसने काफी अच्छा जीवन जिया था, लेकिन उसमें बुरी बातें भी थीं। सबसे बड़ी कमी थी जन्मजात शरीर की कमजोरी। अगर ऐसा न होता तो वह अपनी ठंडी और निर्दयी प्रकृति के कारण खुद युद्ध के मैदान में जाती, केवल कमांडर बनकर नहीं रहती। अपने स्वास्थ्य और रुतबे की वजह से सलीना शायद ही कभी ऐसी चहल पहल भरी सामाजिक जगहों पर दिखाई देती थी। ऑक्शन में तो वह पहली बार आई थी। ऑस्वाल्डो ने उसे खिड़की पर आलस से लेटे अच्छे मूड में देखा तो उसकी आंखें हल्की अंधेरी हो गईं। सलीना को जल्द ही कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी। उसने भीड़ में लियर और डोमिनिक को एक साथ बैठे देखा। ये दोनों, जो पहले नाम कमाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर काफी सावधानी बरतते थे, अब शादी टूटने के बाद बिना झिझक एक साथ नजर आने लगे थे। न सिर्फ लोग उन्हें गालियां नहीं दे रहे थे, बल्कि ढेर सारी तारीफें और दुआएं दे रहे थे। सलीना ने चाय का प्याला उठाकर घूंट लिया, उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। उसे लगा शायद सुबह की उसकी डांट से बचने के लिए डोमिनिक लिया को यहाँ लाया है। वो कुछ सोचकर पीछे मुड़ी और ऑस्वाल्डो की आंखों से टकरा गई। ऑस्वाल्डो भी उसे देख रहा था, उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो उसका दिल भेद देना चाहती हों। सलीना ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं रिडल और वॉल्सन परिवार को खत्म कर दूंगी, यहाँ तक कि उनके घर परिवार भी बिखर जाएं। ऑस्वाल्डो की पहचान एक रहस्य थी, लेकिन सलीना की नज़र में इस आदमी की हर बात और हर हरकत में ठंडापन और एक शासक का रुतबा झलकता था। उसने बिना झपकाए ओलिम्पस ग्रुप को दहेज में दे दिया था। ऐसा इंसान पारंपरिक मायनों में सही गलत की परवाह नहीं करता, लेकिन कुछ बातें पहले से साफ करना जरूरी थीं। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि असली सलीना अब मर चुकी है और डोमिनिक उस पर एक जिंदगी का कर्जदार है। रिडल परिवार उसका अपना परिवार था। उसका बदला दूसरों की नज़र में निर्दयी और विश्वासघाती ही कहलाएगा। ऑस्वाल्डो ने भौहें चढ़ाईं, तुम जो करना चाहो करो, क्रीफिया में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। सलीना ने मुस्कुराते हुए, भले ही उसे जरूरी न लगा हो, गंभीरता से कहा, मेरा डोमिनिक से कोई रिश्ता नहीं है। वह सलीना, जिसका डोमिनिक से रिश्ता था, उसी के हाथों मारी जा चुकी थी। ऑस्वाल्डो की आंखों का अंधेरा अचानक मिट गया और उसने गंभीरता से उसे देखा। वो उसके करीब झुकाया और नरमी से बोला, मुझे पता है, भले ही कोई रिश्ता रहा हो, वह उसे पूरी तरह तोड़ चुका था। सलीना की निगाहें हल्की जम सी गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑस्वाल्डो उस पर इतना भरोसा करेगा। कोई भी आदमी उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान सकता था। आखिरकार पिछली सलीना, जो डोमिनिक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसने कितनी अजीबोगरीब हरकतें की थीं। ये सोचकर सलीना का दिल दुखा और उसे उस लड़की के लिए अफसोस हुआ। ऑस्वाल्डो ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ, उसकी पतली कमर को थामा और उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, 5 दिन बाद दावत में सबसे खूबसूरत बनकर जाओ और उन दोनों को बता दो कि उनके बिना भी तुम किसी से बेहतर जी सकती हो। सलीना फिर से सन्न रह गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ और हल्की आभारी मुस्कान दी। मैं जरूर जाऊंगी। इत्तेफाक से उसी समय चैरिटी ऑक्शन का आखिरी आइटम मंच पर लाया गया। वह एक बेहद दुर्लभ नीलम था। उस नीलम के आते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। नीलम वैसे ही दुर्लभ होते हैं, और इतना बड़ा तो और भी। 7 रंगों के पत्थरों में गुलाबी प्यारा और चंचल होता है, लाल शाही और भव्य, और नीला सबसे गरिमा में और सादगी भरा। सबसे बड़ी बात ये कि यह इतना अनोखा है कि दोबारा कहीं देखने की गुंजाइश ही नहीं।
महिलाएं अपने साथ बैठे पुरुषों की बाहें खींच रही थीं, उनकी आंखें उस पर इतनी टिकी थीं कि हट ही नहीं रही थीं। होस्ट ने घोषणा की, यह नीलम 3 साल पहले खनन किया गया था। 100 सालों में पहली बार ऐसा दुर्लभ नीलम मिला है जिसका अभी तक कोई मालिक नहीं है। इसकी कीमत अनमोल है और रिजर्व प्राइस 8 मिलियन है। क्रीफिया के सबसे अमीर लोगों के लिए 8 मिलियन कुछ भी नहीं था। खासकर वे जो महिला साथियों के साथ आए थे, वे तो बस दिखावा करने के लिए तैयार थे। तुरंत एक आवाज उठी, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन। जब कीमत 30 मिलियन तक पहुंची तो केवल कुछ ही लोग मुकाबले में बचे। आखिरकार हर कोई करोड़ों नीलम पर खर्च नहीं करता और हर महिला इतनी कीमती भी नहीं होती। महिलाओं की शिकायतों के बीच डोमिनिक ने गर्वीले अंदाज में कहा, 50 मिलियन। भीड़ ने ऊपर देखा, ये वॉल्सन परिवार का प्रेसिडेंट था। बाकी बचे कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए। महिलाओं ने ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से लिया को देखा, जो डोमिनिक के पास बैठी थी, नर्म, खूबसूरत और बेहद संतुष्ट। फुसफुसाहटें होने लगीं, लिया कितनी किस्मत वाली है, वो तो नाजायज बेटी है, लेकिन वॉल्सन परिवार का वारिस उसे खजाने की तरह रखता है। सलीना तो अपने मंगेतर होते हुए भी कितने मर्दों के साथ घूमती थी, उसकी मौत तो तय थी। हाँ, अगर मैं डोमिनिक होता तो मैं भी उस बेशर्म सलीना को छोड़कर काबिल लिया को चुनता। चारों तरफ की जलन और ईर्ष्या भरी नजरों में लिया का अभिमान चरम पर था। उसने डोमिनिक का हाथ पकड़ा, चेहरा खुशी और नरमी से भरा हुआ। भले ही उसने सलीना का मंगेतर छीन लिया हो, पर अब तो सब उसे ही दुआएं और इज्जत दे रहे थे। अगर सलीना उससे टकराना चाहे तो वह उसके आसपास भी नहीं फटक सकती। 50 मिलियन एक बार, 50 मिलियन 2 बार, 50 मिलियन आखिरी बार। तभी अचानक एक गहरी, मोहक आवाज गूंजी, आधा बिलियन। भीड़ स्तब्ध रह गई। लोगों को लगा उन्होंने शायद गलत सुना है। 500 मिलियन। कुछ पलों की चुप्पी के बाद पूरा हॉल गूंज उठा। सबकी नजरें ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ उठ गईं। वीआईपी रूम की रेलिंग पर एक हाथ टिका हुआ था। रेलिंग के बीच से सोफे पर बैठा एक काला साया झलक रहा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दूर से ही उसका रुतबा और दबदबा सांसें रोक देने वाला था। उसके पास ही एक पतली, खूबसूरत औरत टिकी हुई थी। महिलाओं ने पागलपन और दीवानगी से भरे चेहरों के साथ उस शख्स को घूरा। दिल तेजी से धड़कने लगा और वे उसकी पहचान का अंदाजा लगाने लगीं। आज जब वे आई थीं, तो कहा गया था कि दूसरी मंजिल का वीआईपी रूम बंद है। उन्हें कारण पता नहीं था, लेकिन अब सब समझ गए। जो आदमी क्रीफिया के सबसे बड़े धनी लोगों को पीछे हटाकर अकेले मैदान साफ करवा सकता है, वो कितना प्रभावशाली होगा। 500 बिलियन। मैंने गलत सुना क्या? क्या आज दूसरे फ्लोर का वीआईपी रूम बंद नहीं था? फिर वहां कोई कैसे है? 500 मिलियन सिर्फ एक डायमंड पर खर्च कर दिया। कौन ऐसे पैसे उड़ाता है? औरतें उस गरिमामय और खूबसूरत शख्सियत को पागलपन और दीवानगी से देख रही थीं, एक दूसरे से बेचैनी में पूछ रही थीं, वो आदमी कौन है? उसने तो पूरे शहर के सभी नोबल्स को बाहर निकलवा दिया। आखिर इस आदमी की हैसियत क्या है? और उसके साथ जो औरत है, वो कौन है? लिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिर उठाया और ऊपर बैठे दोनों को घूरा। उसकी मुट्ठियां जलन और गुस्से में कस गईं। 500 बिलियन, ये तो लगभग डोमिनिक की आधी दौलत थी, और डोमिनिक उसके लिए इतना खर्च करेगा? कभी नहीं। लियो ऊपर वाली उस शख्सियत को जलन और नफरत से देख रही थी, जिसने उसकी जगह सबका ध्यान खींच लिया था। उसके दांत गुस्से से भींचे हुए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपर ऑस्वाल्डो की अचानक की गई कार्रवाई पर सलीना थोड़ी हैरान हुई। असल में इसकी जरूरत नहीं थी। उसे डायमंड ज्वेलरी या ऐसी चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ऑस्वाल्डो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आवाज गहरी और असरदार थी। किसी इंसान से बदला लेने का सबसे जहरीला तरीका है उसकी सारी प्यारी चीजें उससे छीन लेना। सबसे जरूरी बात, ये तरीका ऐसा था जिसे सलीना नकार भी नहीं सकती थी। सलीना की लंबी पलकों में हल्की कंपन हुई। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था।
क्या यही नहीं किया था लिया ने? एक एक करके सलीना की सारी चीजें उससे छीन ली थीं। ये सोचते ही सलीना का मना करने का इरादा उसके गले में अटक गया। उसने ऑस्वाल्डो की तरफ देखा और आभारी मुस्कान दी, थैंक यू। वो पहले से ही सोच सकती थी कि जब डोमिनिक और लियो उसे इस डायमंड के साथ देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 दिन कैसल में आराम करने के बाद और जब उसके माथे की चोट लगभग भर गई, सलीना गाड़ी चलाकर ओलिम्पस ग्रुप पहुंची। लूक को पहले से जानकारी थी कि आज से वह अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज शुरू करने वाली है। अफवाहों के चलते उसे कोई आरोप न झेले, इसलिए लूक ने खुद एक टीम को गेट पर इंतजार करने भेजा। जैसे ही ब्लैक बुगैटी आकर रुकी, लूक मुस्कुराया और एक सज्जन की तरह दरवाज़ा खोल दिया। सलीना उतरी और उस शैतानी लेकिन आकर्षक आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराई, हेलो मिस्टर जॉर्डन। लूक ठिठक गया। ऑस्वाल्डो की पत्नी सलीना थी। क्रीफिया में उसकी बदनाम रेप्यूटेशन से अनजान रहना तो नामुमकिन था। सलीना, जिसे वॉल्सन फैमिली ने उसकी प्रोमिस्क्यूइटी की वजह से सबके सामने अपमानित किया था, वही औरत जिसे ऑस्वाल्डो ने गुड वुमन कहा। लूक, जो हमेशा शांत रहता था, इतना चौंका कि लगभग अपनी ही जीभ काट बैठा। पिछले 2 दिनों से वह बार बार सोच रहा था कि आखिर कैसी औरत होगी जो ऑस्वाल्डो जैसे आदमी को पसंद आ सके। लेकिन असलियत देखने के बाद उसे मानना पड़ा, ऑस्वाल्डो की नज़र दूसरों से कहीं आगे थी। मिस रिडल, आप वाकई सबकी उम्मीदों के बाहर निकलीं। सलीना उसकी शंका समझ गई और बस हल्की सी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाया, आने वाले समय में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मिस्टर जॉर्डन। लूक ने हाथ मिलाया और मुस्कराते हुए कहा, माय प्लेजर प्रेसिडेंट, दिस वे प्लीज। सलीना ने सिर हिलाया और सीधे लहजे में कहा, नहीं, मैं यहाँ स्क्रिप्ट देने आई हूँ। ओलिम्पस ग्रुप की जिम्मेदारी आपकी है मिस्टर जॉर्डन। उसके इंसाफ मिलने के बाद वो जल्दी ही अपने घर लौटने वाली थी। उसे मल्टीनेशनल कंपनी चलाने का ना तो समय था, ना ही एनर्जी। लूक ने समझा कि लड़की डर रही है और उसे ढांढस बंधाया। मिस रिडल, ओलिम्पस ग्रुप आपके पति का दिया हुआ ब्राइड प्राइस है। इसे निश्चिंत होकर स्वीकार कीजिए। मैं वादा करता हूँ, कोई आपके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सलीना ने आंख मारी और मजाकिया अंदाज में बोली, मामला वैसा नहीं है। मैं अभी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट भी नहीं हुई। इतनी बड़ी कंपनी चलाना मेरी बस की बात नहीं। मेहनत का स्तर ही इतना है कि मैं उसे झेल नहीं सकती। ये सुनकर सब समझ में आ गया। अब लूक जान गया कि ऑस्वाल्डो ने उसे वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। असल में वह अपनी पत्नी को थकाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लूक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। डैम, अब से उसे न सिर्फ ओलिम्पस ग्रुप चलाना होगा, बल्कि सलीना की सुरक्षा भी करनी होगी। लूक की नज़रें थोड़ी बदल गईं, लेकिन मुस्कान अभी भी शैतानी थी। मिस रिडल, प्लीज। सलीना समझ गई कि वह राजी है। उसकी आंखों में और आभार भर गया। थैंक यू मिस्टर जॉर्डन। ये कहकर उसने अपनी हाई हील्स पर कदम रखा और ओलिम्पस ग्रुप के गेट की तरफ बढ़ गई। लूक आधा कदम पीछे चलता हुआ, अपनी जेब में हाथ डाले, उसे गौर से देख रहा था। ओलिम्पस ग्रुप का प्रेसिडेंट होना छोटी बात नहीं थी। कोई भी उसके सामने इतनी सहजता से चल नहीं सकता था। लेकिन सलीना का अंदाज हल्का, शांत और बेहद आत्मविश्वासी था। उसमें न तो घमंड झलक रहा था, न झिझक। असल में तो ऐसा लगता था जैसे वो इसी पोजीशन में पैदा हुई हो। इसका उसकी पुरानी कायरता और बदनामी वाली छवि से कोई लेना देना ही नहीं था। क्या दिलचस्प औरत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लिया द्वारा चोरी किए गए स्क्रिप्ट को सलीना ने 2 दिन में चुपचाप दोबारा लिखा। बिना आउटलाइन और नोट्स के उसने बस अपनी यादों और भावनाओं को मिलाकर वही लिखा जो असली सलीना व्यक्त करना चाहती थी। वो अपने ऑफिस की धूप में आराम से बैठी, स्क्रिप्ट को लूक के सामने सरकाती हुई बोली, मिस्टर जॉर्डन, ये स्क्रिप्ट है। मैं चाहती हूँ इसे जितनी जल्दी हो सके बना दिया जाए। लूक ने उत्सुकता से स्क्रिप्ट उठाई, 2 पन्ने पलटे और मुस्कुराया।
ये स्क्रिप्ट तो वाकई शानदार है। सलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये ड्रामा अगर बना तो हिट होगा, लेकिन बीच के प्रोसेस में बहुत तूफान आ सकते हैं, शायद मुसीबत भी। लूक की मुस्कान और शरारती हो गई। मतलब हमें नुकसान हो सकता है। सलीना ने सिर टेढ़ा किया, मुस्कुराई और बोली, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। जैसे लिया ने उसका स्क्रिप्ट चुराने की हिम्मत की थी, तो अब सिर्फ स्क्रिप्ट लौटाना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लूक मुस्कुराया। दैट्स गुड। मुझे ड्रामा देखना बहुत पसंद है, मिस रिडल। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लूक से विवरण पर सहमति करने के बाद सलीना अकेली ही ओलिम्पस ग्रुप से बाहर चली गई। ओलिम्पस ग्रुप के कर्मचारियों को ये देखकर हैरानी हुई कि एक लंबी बालों वाली, आकर्षक नैन नक्श वाली जवान लड़की कंपनी के बॉस की लिफ्ट से बाहर आ रही है। ये कौन है? नई कर्मचारी? किस डिपार्टमेंट से है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्टर जॉर्डन की लिफ्ट से निकली है। इनका मिस्टर जॉर्डन से क्या रिश्ता है? पीछे छूटती फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करते हुए सलीना सड़क किनारे बने जूस शॉप पर गई और एक गिलास नींबू पानी खरीदा। उसे हाथ में लेकर वह सड़क किनारे की आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसने सिर उठाकर क्रीफिया का नीला आसमान देखा और अपने वतन को याद किया। वहाँ का आसमान भी ऐसा ही नीला होता है, लेकिन उसमें ये शांति और सुकून नहीं है। वहाँ की हवा भी ठंडी और साफ खुशबू से भरी होती है। वहीं उसका परिवार था, दोस्त थे और सब कुछ था जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जब वह इतनी बीमार थी कि हवा में नहीं निकल सकती थी, तब वह अपने कांच के कमरे में ऐसे ही बैठकर नीले आसमान को देखती और कभी कभी बाजों को अपने विशाल पंख फैलाए उड़ते देखती। एक दिन उसके कदम फिर से अपनी मातृभूमि की जमीन पर पड़ेंगे। वहां उन शहीदों को वापस ले जाएगी जो व्यर्थ मरे, और खुद अपने हाथों से उन्हें मॉन्यूमेंट ऑफ हीरोज में स्थान देगी। सलीना ने ठंडे नींबू पानी का एक घूंट लिया, अपने दिल में उठते भावों को दबाया और आसमान की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। तभी उसके बैग में रखा मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ। सलीना ने देखा, स्क्रीन पर नोट चमक रहा था, हबी। वह चौंकी और उस संबोधन पर हंस पड़ी। सलीना ने अपना पुराना मोबाइल पहले ही खो दिया था और रिडल तथा वॉल्सन परिवार की परेशानियों से बचने के लिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। यह नया मोबाइल आज सुबह ऑस्वाल्डो ने उसे दिया था। हबी, कितना मज़ेदार। सलीना ने कुछ पल तक उस नाम को घूरा, फिर कॉल रिसीव कर ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओलिम्पस ग्रुप। लूक खिड़की से बाहर सलीना की पीठ को देख रहा था। उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी मुस्कान उभरी। वह पलटा, मेज से रिमोट उठाया और बटन दबाया। दीवार का पर्दा ऊपर उठा और विशाल स्क्रीन पर एक काले कपड़ों में बैठा आदमी नजर आया। वह सोफे पर बैठा था, गहरी काली आंखें, बेहद आकर्षक चेहरा, बिना किसी भाव के। उसकी लंबी, पतली उंगलियां घुटनों पर रखी थीं और उसके पूरे व्यक्तित्व से गरिमा झलक रही थी। लूक ने पानी का गिलास उठाया और दिलचस्पी से बोला, तुम्हारी ये औरत वाकई कमाल की है। ओलिम्पस ग्रुप जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी कई पीढ़ियों को पाल सकती है, और वह कहती है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। ऐसी हिम्मत और दिल शायद ही किसी में हो। ऑस्वाल्डो की आंखों में अंधेरा जम सा गया। उसने लूक को ठंडी नज़र से देखा और बोला, अगर ओलिम्पस ग्रुप में उसके बाल का भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। लूक ने अपने गालों में दबाव महसूस किया। वह साफ समझ गया कि ऑस्वाल्डो का मूड अच्छा नहीं है। क्या यह इसलिए कि उसकी पत्नी को अभी तक ब्राइड प्राइस नहीं मिला? क्या शादी के बाद भी ब्राइड प्राइस इतना ज़रूरी है? लूक ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन जबरदस्त ताकत की उस ठंडी नज़र के नीचे वह मुस्कुराकर बोला, वह तुम्हारी प्यारी पत्नी है, क्रीफिया में कौन उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा? जवाब में उसे बस दूसरी ओर से दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। किले के बगीचे में काले कपड़ों में 2 कतारों में खड़े सिपाही गंभीर मुद्रा में खड़े थे। एक दबंग शख्स बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सलीना ने हेडफोन लगाया, स्कट ठीक की और नर्म आवाज में मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? फोन के उस पार से ऑस्वाल्डो की गहरी आवाज आई। कहाँ हो? सलीना ठिठकी, फिर दिल में हल्की सी गर्माहट भर आई। लूक उसका आदमी था, शायद उसे लगा कि कंपनी उसे तंग करेगी, इसलिए उसने सही समय पर कॉल किया। वह बिना गाड़ी लिए ही चली आई थी। वह सचमुच उसकी चिंता कर रहा था। आखिर क्रीफिया सलीना के लिए दोस्ताना शहर नहीं था। सलीना ने हाथ में नींबू पानी लिया, हाई हील्स पर कदम बढ़ाए और ओलिम्पस ग्रुप की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराए। मैं अभी वापस आ रही हूँ, ऑस्वाल्डो ने कहा, अगर मदद की जरूरत हो तो बताना। ठीक है। सलीना ने हेडफोन उतारा और जैसे ही ओलिम्पस ग्रुप की ओर बढ़ने लगी, एक लग्जरी कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में बैठे आदमी और औरत किसी खूबसूरत जोड़े की तरह लग रहे थे। आदमी आकर्षक, औरत नाजुक। सलीना ने हाथ में पकड़ा पेपर कप दबाकर कुचल दिया और उसे सड़क किनारे के डस्टबिन में फेंक दिया। लिया ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक हो, सिस? ये कुछ दिन कहाँ रह रही थी? मॉम तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है, उसने कई बार तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। डोमिनिक, चलो हम मेरी बहन को घर ले चलते हैं। उसने डोमिनिक का हाथ थामा और भीगी आंखों से उसे देखा। डोमिनिक ने सलीना की ओर देखा और आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। असल में इन दिनों वह गुपचुप सलीना को ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहा था। भले ही उसे सलीना की परवाह न हो, लेकिन उसके हाथों में मौजूद 20% शेयर उसे लुभा रहे थे। फिर भी वह नहीं मिली। डोमिनिक ने सलीना को बेरुखी से देखा और ताना मारा, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत ही नहीं, फिर क्यों परेशान होना? लिया ने होंठ दबाए, लेकिन मेरी बहन अकेली है, उसे तो बचपन से बिगाड़ कर पाला गया है, उसे कुछ आता जाता नहीं, वह नौकरी कैसे ढूंढ पाएगी? तभी अचानक एक हंसी सुनाई दी। तुम्हें कैसे पता कि लेडी सलीना नौकरी नहीं ढूंढ सकती? सलीना ने सिर उठाया और देखा कि सामने लूक खड़ा था। उसके पतले लाल होंठों पर शरारती मुस्कान थी। लेडी सलीना, ओलिम्पस ग्रुप में ढेर सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ चैन ढूंढ रही हो। सलीना हल्के से मुस्कुराई, मेरी चोट अभी भरी नहीं है, मैं अभी काम पर नहीं जा सकती, मिस्टर जॉर्डन, मुझे माफ कीजिए। लिया का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में हैरानी और शक भर गया। क्रीफिया में ऐसा कोई नहीं जो लूक को न जानता हो, खासकर जब वह रिडल और वॉल्सन परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। लिया ने धीरे से लेकिन तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर जॉर्डन, शायद आपसे कोई गलती हुई है। मेरी बहन सलीना रिडल अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ आता जाता नहीं। अगर आप उसे ओलिम्पस ग्रुप में बुला भी लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप बस रिडल परिवार का मजाक बनाना चाहते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। ऊपर से देखने पर लिया के शब्द शालीन और बहन के पक्ष में लग रहे थे, लेकिन असल में उनका इरादा जहरीला था। वह लूक को याद दिला रही थी कि सलीना का उपनाम रिडल है और रिडल परिवार ओलिम्पस ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन है।